वेलकम एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसको बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसमें हम ये देखने वाले हैं कि हमारी खुद की बॉडी किन चीज़ों से बनी होती है। इनफैक्ट हमारी खुद की बॉडी क्यों, किसी भी एनिमल की बॉडी या किसी भी प्लांट की बॉडी, फॉर दैट मैटर किसी भी लिविंग बीइंग की बॉडी। तो स्टूडेंट्स, इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ। सपोज करो आप, ये एक बड़ा सा हाउस है। ये हाउस किन चीज़ों से बना होता है? तो स्टूडेंट्स, अगर आप एक हाउस की बात करोगे तो वो बहुत सारे रूम्स से मिलकर बना होता है। उसमें अलग अलग टाइप के रूम्स होते हैं, बेडरूम, डाइनिंग रूम, किचन, बाथरूम, ऑल सॉर्ट्स ऑफ रूम्स। अब किसी एक रूम को आप देखोगे तो वो बहुत सारे वॉल्स से बना होगा, राइट। किसी एक वॉल को देखोगे तो बहुत सारे ब्रिक्स से बना होगा। समझ में आ रही है आपको बात? ठीक है, फिर ब्रिक्स से छोटा आप नहीं जा सकते। तो हम यहां पे बोल सकते हैं कि ब्रिक्स आर फंडामेंटल यूनिट ऑफ हाउस। उसका मतलब है कि बहुत सारे ब्रिक्स को मिला के ही जो है हाउस बना है। उसी तरह से हम बात करेंगे अब ह्यूमन बॉडी की। तो आप ह्यूमन बॉडी को एक हाउस से कंपेयर करो। एक ह्यूमन बॉडी बहुत सारे ऑर्गन से बनती है। जैसे कि आप बताओ कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, आपको तो पता ही है। जैसे ब्रेन होता है, हार्ट होता है। इनफैक्ट आपके पास अगर ब्रेन है तो आप बता पाओगे। स्टमक, इंटेस्टाइन, लेग्स और भी बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं। तो जिस तरह से हाउस इज मेड अप ऑफ मेनी रूम्स, वैसे ह्यूमन बॉडी इज मेड ऑफ मेनी ऑर्गन्स। वैसे आप किसी भी एक ऑर्गन को ले लो तो एक्चुअली इट इज मेड ऑफ मेनी टिश्यूज। अब टिश्यूज क्या होते हैं ये शायद अभी आपको पता ना हो, बट आप टेंशन बिल्कुल ना ले, आगे हम बहुत अच्छे से उसको पढ़ेंगे। किसी भी एक टिश्यू को ले लो तो बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स से बने होते हैं। तो जिस तरीके से एक हाउस बहुत सारे ब्रिक्स से बना होता है, वैसे ही एक ह्यूमन बॉडी जो है वो अल्टीमेटली बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स से बनी होती है। इनफैक्ट ह्यूमन बॉडी क्यों, कोई दूसरे एनिमल की बॉडी भी बहुत सारे इसी तरह छोटे छोटे सेल से बनी होती है, या फिर प्लांट की बात करें तो उसमें भी ऐसे होता है, वो भी बहुत सारे छोटे छोटे सेल से बना होता है। इसलिए स्टूडेंट्स हम बोलते हैं कि सेल्स आर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल्स आर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। वो बेसिक स्ट्रक्चर है जो मिलके किसी भी लिविंग ऑर्गन्स को बनाता है। हमारे बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं स्टूडेंट्स, करोड़ों सेल्स होते हैं। बहुत छोटे होते हैं ना, आप सोचो हमारी बड़ी सी बॉडी इन छोटे छोटे सेल से बनी होती है तो कितने सेल्स होते होंगे। तो इन सेल्स के बारे में पढ़ना ही हमारा एम है इस चैप्टर में। तो स्टूडेंट्स, हमने ये देखा कि सेल क्या होता है, लेकिन सेल की डिस्कवरी कैसे हुई, सेल के बारे में पहली बार पता कैसे चला, ये सोचो। बड़ा डिफिकल्ट रहा होगा ना, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सेल इतना छोटा होता है कि वो तो हमें नेकेड आई से दिखाई ही नहीं देता है। तो अगर कोई चीज दिखाई नहीं देती है तो उसके बारे में पता कैसे चलेगा स्टूडेंट्स? तो उसी के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स, सेल डिस्कवरी की, कैसे सेल की डिस्कवरी हुई। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स लिखे हुए जो कि सेल की डिस्कवरी में इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले देखते हैं स्टूडेंट्स 1590s। तो स्टूडेंट्स, एक बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जैकेरियस जेनसेन। इन्होंने इन 1590s जैकेरियस इन्वेंटेड फर्स्ट ट्रूली कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, पहले बोला जा रहा है कि 1590s में ये काम हुआ था। मतलब ये कि एग्जैक्ट कौन से ईयर में ये काम हुआ था वो पता नहीं है, लेकिन लोगों को लगता है कि 1590s में कभी हुआ था। क्या काम हुआ था कि इन्होंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन किया था। प्लीज नोट, सेल की डिस्कवरी नहीं की थी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन किया था। अच्छा, माइक्रोस्कोप क्या होता है स्टूडेंट्स, ये तो आपको पता ही है। जो ऐसी चीज होती है जिससे आप छोटी चीजों को भी बड़ा करके देख सकते हो। अच्छा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप बड़ा एडवांस टाइप का माइक्रोस्कोप होता है जो बहुत ही छोटी चीजों को भी आपको बड़ा करके दिखाएगा, राइट। तो जेनसेन ने कंपाउंड माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन किया था। अब क्यों ये इंपॉर्टेंट बात है सेल की डिस्कवरी की कहानी में? क्योंकि स्टूडेंट्स, आप सोच के देखो, जब तक अच्छे माइक्रोस्कोप डिस्कवर नहीं होंगे तब तक सेल को आप कैसे देख पाओगे, उसकी डिस्कवरी कैसे हो पाएगी। दैट्स व्हाई दिस वाज एन इंपॉर्टेंट इवेंट फॉर द डिस्कवरी ऑफ सेल, जो कि बाद में होने वाली थी। अब बात करते हैं स्टूडेंट 1665 की। तो 1665 में रॉबर्ट हुक आए। रॉबर्ट हुक वाज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बायोलॉजिस्ट। इन्होंने क्या किया, ये एक बार प्लांट का स्टडी कर रहे थे। तो प्लांट का जो बार्क होता है, स्टेम की जो बाहर रफ सरफेस होती है स्टूडेंट, उसको बार्क बोलते हैं, आपको पता होगा। उसको वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंडर देख रहे थे। वही कंपाउंड माइक्रोस्कोप जिसके बारे में हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, राइट। तो उन्होंने देखा कि इस बार को जब कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जाता है तो इस छोटे छोटे कंपार्टमेंट टाइप स्ट्रक्चर्स आपको बार्क में दिखाई देते हैं। तो इनको क्यूरियोसिटी आई कि ये क्या है, राइट। अगर आप नॉर्मली बार्क को देखोगे तो ऐसे रफ सा दिखाई देगा, लेकिन कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर उनको इस तरह की चीज दिखाई दी। तो स्टूडेंट्स, इन्होंने इसको कंपेयर किया हनी कॉम से। हनी कॉम क्या होता है?
तो स्टूडेंट्स आपको पता है ना बीज के बारे में, जो हनी कलेक्ट करती हैं, तो इस टाइप का वो स्ट्रक्चर बनाती है जिसमें वो हनी कलेक्ट करती हैं और उसको हनी कॉम्ब बोलते हैं। उसमें भी इसी तरह के छोटे छोटे कंपार्टमेंट टाइप स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं। तो रॉबर्ट हुक ने इस स्ट्रक्चर को इससे कंपेयर किया। उन्होंने बोला कि जैसे हनी कॉम्ब का स्ट्रक्चर होता है ना, वैसा ही कुछ माइक्रोस्कोप के अंदर बार्क को देखने पे दिखाई देता है। उन्होंने ऐसा बोला। और स्टूडेंट्स, और ये जो कंपार्टमेंट टाइप स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं, उनको उन्होंने सेल का नाम दिया, राइट। ही नेम्ड दीज कंपार्टमेंट्स एज सेल। तो यहां पर हुई डिस्कवरी सेल की स्टूडेंट्स, राइट। तो किसने सेल का डिस्कवरी किया स्टूडेंट्स? रॉबर्ट हुक ने, राइट। तो कैसे डिस्कवरी किया ये भी आपको समझ में आया कि वो बार्क को देख रहे थे कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर, तो उसमें कंपार्टमेंट्स दिखाई दिया, तो उनको समझ में आया कि इन छोटे छोटे कंपार्टमेंट से मिलके ही बार्क बना है प्लांट का, और इन कंपार्टमेंट्स को इन्होंने सेल का नाम दिया, और उनको ये समझ में आया कि बार्क इज एक्चुअली मेड अप ऑफ मेनी सेल्स। समझ में आई बात स्टूडेंट्स आपको? अब आगे बढ़ते हैं। ऑन दिस डिस्कवरी ही रॉट अ बुक नेम्ड माइक्रोग्राफिया। स्टूडेंट्स आप पढ़ भी सकते हो, बड़ी इंटरेस्टिंग बुक है, बट आपको इसे पढ़ने की जरूरत है नहीं। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स 1838 में। तो इसके आगे 1838 में क्या हुआ? सो 1838 में मैथियस स्क्लेडन आए। ही वॉज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट बायोलॉजिस्ट। ये प्लांट्स वगैरह को बहुत स्टडी किया करते थे, और इन्होंने स्टडी करके ये बताया कि ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। तो स्टूडेंट्स प्लीज ध्यान दें, रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की थी। उन्होंने देखा था कि बार्क इज एक्चुअली मेड ऑफ मेनी सेल्स, लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला था कि सारे प्लांट्स, सारे एनिमल्स जो है वो सेल के बने होते हैं, ऐसा नहीं बोला था उन्होंने। तो इन्होंने पहली बार ऐसा बोला कि जितने भी प्लांट्स होते हैं दे आर एक्चुअली मेड अप ऑफ सेल्स। कब बोला? 1838। यू मस्ट रिमेंबर दिस। और फिर देखो एक साल बाद ही क्या हुआ, 1839 में ये दूसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम था थियोडर स्केविन, और इन्होंने बोला कि ऑल एनिमल्स आर मेड ऑफ सेल्स। समझ में बात? तो अब जाके कंफर्म हुआ कि जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी पूरी तरह से सेल से ही बनी होती है स्टूडेंट्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है स्टूडेंट्स कि मेरी ये जो बॉडी आप देख रहे हैं इसमें कुछ नहीं है, सेल्स ही सेल्स हैं। अलग अलग टाइप के सेल्स हो सकते हैं, जैसा कि हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन पूरे सेल्स के कॉम्बिनेशन से ही मेरी बॉडी बनी हुई है। जैसे मैं आपको बताऊं, अगर ये कोई भी ह्यूमन बींग है तो इसका बॉडी पूरा का पूरा बहुत छोटे 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 सेल से बना हुआ है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाया गया है, समथिंग लाइक दिस। कोई दूसरा एनिमल भी अगर हम ले लें तो उसकी भी पूरी बॉडी जो है वो बहुत सारे छोटे 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 सेल से बनी हुई है स्टूडेंट्स। कोई प्लांट ले लें तो उसकी भी पूरी बॉडी, उसकी बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर जो है बहुत सारे छोटे 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 सेल से मिलके बना हुआ है। तो स्टूडेंट दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ऑल प्लांट्स एंड ऑल एनिमल्स आर एक्चुअली मेड अप ऑफ मेनी मेनी स्मॉल स्मॉल सेल्स। फाइन। तो उसके बाद हम बात करेंगे स्टूडेंट्स 1855 की। 1855 में क्या हुआ? वर्चॉ, ही वॉज अनदर साइंटिस्ट, ये आया और इन्होंने कहा ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। अब देखो इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स? देखो आपको तो पता ही है ना स्टूडेंट्स की जैसे हम ह्यूमन बींग्स कहाँ से आते हैं? दूसरे ह्यूमन बींग्स से ही आते हैं। जैसे अगर ये दोनों आपके पेरेंट्स हैं तो उनसे ही आपका जन्म होता है। तो इन्होंने बोला कि सेल्स के साथ भी ऐसा ही होता है कि नए सेल्स जो है पुराने सेल से ही बनते हैं। तो अगर कोई पुराना सेल होता है स्टूडेंट्स तो वही डिवाइड होके किसी ना किसी तरीके से नए सेल बनाता है। जैसे आपको यहाँ पे दिखाया गया कि एक सेल जो है वो डिवाइड हो जाता है और दो सेल बना लेता है। तो पहले एक सेल था, उसी से फाइनली दो सेल बने। इसको सेल डिवीजन बोलते हैं स्टूडेंट्स। कभी बाद में बहुत डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे, बट अभी इंपॉर्टेंट बात यह है कि नए सेल्स जो हैं वो पुराने सेल से ही बनते हैं। जैसे इसको और अगर हम समझना चाहें स्टूडेंट्स तो आप सोचो कि एक छोटा बच्चा है, वही छोटा बच्चा बाद में बड़ा होता है स्टूडेंट्स। तो आप सोचो कि अगर बच्चा छोटा था तो उसकी बॉडी में कम नंबर ऑफ सेल्स रहे होंगे, और जब वो बड़ा हो गया तो उसकी बॉडी में ज्यादा नंबर ऑफ सेल्स हुए होंगे। तो स्टूडेंट्स इसके बॉडी में ज्यादा सेल्स कहां से आए? क्या बाहर से किसी ने उसके बॉडी में ज्यादा सेल्स फेंक दिए, डाल दिए, जिससे उसकी बॉडी बड़ी हो गई? ऐसा बिल्कुल नहीं है स्टूडेंट्स। आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या होता है कि इस बच्चे के बॉडी में कुछ सेल्स हैं, वही सेल्स डिवाइड होकर नए सेल्स बनाते हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है ना, वैसे वैसे वो डिवाइड होकर नए सेल्स बनाते जाते हैं। तो बॉडी में नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाते हैं, इसलिए बॉडी का साइज भी बढ़ता है धीरे धीरे। तो स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझ में आया होगा कि नए सेल्स जो है वो पुराने सेल्स से ही बनते हैं, राइट। अब स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, 1940 की बात करते हैं। 1940 में क्या हुआ था स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ था। पहले हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन की बात की थी, अब बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन की। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बहुत ही एडवांस माइक्रोस्कोप होता है जो कि बहुत 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 ही छोटी चीजों को भी आपको बड़ा करके दिखा सकता है। तो स्टूडेंट्स जब उसका इन्वेंशन हुआ तो क्या होगा स्टूडेंट्स? आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप
इंफॉर्मेशन अबाउट द सेल एंड इट्स स्ट्रक्चर ट्रिमेंडसली इंक्रीज्ड। तो अब हम सेल को और भी बहुत अच्छे से देख सकते थे और क्लियरली देख सकते थे, इसलिए सेल के बारे में जो नॉलेज थी साइंटिस्ट की बढ़ गई स्टूडेंट्स, जो कि हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा कि सेल की डिस्कवरी कैसे हुई। मैंने पूरी कहानी आपको बताई कि पहले कैसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुआ जिससे कि सेल को देखा जाना पॉसिबल था। फिर 1665 में क्या हुआ स्टूडेंट्स, आप ही मुझे बताया, आपको बताया था मैंने, रॉबर्ट हुक ने पहली बार सेल को डिस्कवर किया, वो हनी कॉम स्ट्रक्चर से कंपेयर किया। फिर 1838 में ये बताया गया कि ऑल प्लांट्स आर मेड ऑफ सेल। फिर एक साल बाद बताया गया कि ऑल एनिमल्स आर मेड ऑफ सेल। फिर उसके बाद ये बताया गया कि ऑल न्यू सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। और फिर 1940 में जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ तो सेल के बारे में हमारी नॉलेज और भी बहुत डीप हो गई स्टूडेंट्स, राइट। फाइन, तो अब हम बात करेंगे सेल थियरी की। तो स्टूडेंट्स आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज सेल थियरी, तो आप कभी कंफ्यूज हो जाओगे, अरे ये क्या पूछ लिया गया। लेकिन बड़ी सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, अभी तक जो हमने देखा उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट बातों को सेल थियरी बोला जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सेल थियरी क्या है तो आप क्या बोलोगे स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल है। पहला पॉइंट बोलोगे ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, जैसे कि हमने पढ़ाई है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, क्योंकि सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल से ही बने हुए हैं, सारे लिविंग बीइंग सेल से ही बने हुए हैं, इसलिए बोला जा रहा है सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। एंड थर्ड पॉइंट इज ऑल न्यू सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो ये तीनों पॉइंट्स को बोला जाता है सेल थियरी, मतलब सेल के बारे में जो बेसिक नॉलेज है वो ये 3 पॉइंट है और उसको बोलते हैं सेल थियरी। हालांकि सेल के बारे में और डिटेल की चीजें भी हम आगे देखेंगे। तो नाउ स्टूडेंट्स लेट्स मूव टू सेल वेरिएशन। तो क्या है यहाँ पे आप अभी देखेंगे, इसमें हम 3 पॉइंट्स देखेंगे, नंबर ऑफ सेल्स, शेप ऑफ सेल्स एंड साइज ऑफ सेल्स। सबसे पहले बात करते हैं नंबर ऑफ सेल्स की। तो स्टूडेंट्स देखो क्या होता है कि हमें पता है कि जो भी लिविंग बीइंग्स हैं उनके बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं। जैसे मेरे बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं, आपके बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं, हमारी बॉडी सिर्फ सेल से ही बनी हुई है एक्चुअली। तो स्टूडेंट्स नंबर ऑफ सेल्स यहाँ पे मतलब ये है कि डिफरेंट लिविंग बीइंग्स अगर हम लें तो उनकी बॉडी में अलग अलग नंबर ऑफ सेल्स हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई ह्यूमन बीइंग आप ले लिया, कोई प्लांट ले लिया, कोई टाइगर ले लिया, तो सबकी बॉडी जो है वो सेल से ही बनी हुई है, लेकिन सबकी बॉडी में अलग अलग नंबर ऑफ सेल्स होंगे। दैट इज व्हाट वी वांट टू सी। थोड़ा सा और डिटेल में अगर देखना चाहें स्टूडेंट्स इसको, तो देखो 2 टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं स्टूडेंट्स, आपको पता होगा, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। पता है आपको इनके बारे में? देखो नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हम बात करें तो स्टूडेंट्स आपको बहुत सारे प्लांट्स के बारे में पता है, बहुत सारे एनिमल्स के बारे में पता है, हम भी एक एनिमल ही है। हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। कैसे स्टूडेंट्स? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होने का मतलब क्या होता है, ध्यान देंगे, ऑर्गेनिज्म्स मेड ऑफ मोर देन 1 सेल आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। वैसे लिविंग बीइंग्स स्टूडेंट्स जिनके बॉडी में एक से ज्यादा सेल हो, 2, 3, 4, 5 या 1 करोड़, 5 करोड़, 100 करोड़, और एक से ज्यादा सेल है अगर उसकी बॉडी में तो उसको बोलेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो स्टूडेंट्स ज्यादातर प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं। तो स्टूडेंट्स हम ह्यूमन बीइंग्स कैसे हैं? मल्टी सेलुलर, क्योंकि हमारे बॉडी में तो एक से बहुत ही ज्यादा नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, राइट। तो देखिए अगर मल्टी सेलुलर वर्ड को, तो स्टूडेंट्स मल्टी का मतलब ही होता है मेनी और सेलुलर का मतलब हो गया सेल। तो नाम से ही क्लियर है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वैसे ऑर्गेनिज्म है जिनमें एक से ज्यादा सेल होता है। अब स्टूडेंट्स अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो आप समझ गए होंगे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है। तो स्टूडेंट्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का कोई एग्जांपल दूं तो है अमीबा, पैरामेसियम। तो यूनिसेलुलर वो ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी बॉडी में सिर्फ एक ही सेल होता है, ओनली 1 सेल। जैसे अमीबा एक ऑर्गेनिज्म होता है स्टूडेंट जिसकी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल होता है। और स्टूडेंट अगर आप सोच सकते हो कि एक ही सेल अगर इसकी बॉडी में होता होगा तो इसका साइज क्या होता होगा, बहुत ही छोटा होता होगा। तो ये बहुत ही छोटा होता है और आप इसको नेकेड आई से देख ही नहीं सकते, सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हो। वैसा ही होता है पैरामेशियम, ये भी एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसकी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल है। तो ये भी बहुत छोटे साइज का होता है, इसको आप सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको लग रहा होगा कि पहले कभी इस टाइप के ऑर्गेनिज्म्स को आपने क्यों नहीं देखा है, इनकी बात क्यों नहीं की है? क्योंकि स्टूडेंट्स ये अगर आपके सामने भी होंगे, हो सकता है मेरे सामने ही हो अभी,
लेकिन मुझे दिखाई नहीं देंगे स्टूडेंट, क्योंकि ये तो इतने छोटे हैं कि कैसे देखोगे आप, माइक्रोस्कोप लेके तो घूमते नहीं हो आप हमेशा, माइक्रोस्कोप से ही दिखाई देते हैं। तो हमारे आसपास इस टाइप के बहुत छोटे ऑर्गेनिज्म बहुत सारे होते हैं, अगले किसी चैप्टर में हम ये बात करेंगे भी, लेकिन हमें दिखाई नहीं देते हैं। आपके घर में भी होते हैं स्टूडेंट, दिखाई नहीं देते, माइक्रोस्कोप से देखोगे तो ही दिखाई देंगे, राइट। इसलिए आप इसके बारे में ज़्यादा जानते नहीं हो। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे टाइगर हो गया, एलिफेंट हो गया, इन सब के बारे में तो आपको पता है। क्यों पता है? क्योंकि उनको तो आप आराम से देखते हो, इसलिए आप उनके बारे में डिस्कशन करते हो, उनके बारे में एक दूसरे से बातें करते हो, तो उनके बारे में आपको पता है, राइट। तो स्टूडेंट्स, कमिंग बैक टू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, हम लिख सकते हैं कि द सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म्स आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। वर्ड का मतलब ही देखो आप, यूनि मतलब वन और सेलुलर मतलब सेल, ठीक है। तो जिसमें एक सेल हो, जिसकी बॉडी में सिर्फ एक ही सेल हो, उसको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ऑर्गेनिज्म्स, लिविंग बीइंग्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है, मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर वो ऑर्गेनिज्म हुए जिनकी बॉडी में सिर्फ एक सेल है, और मल्टीसेलुलर वो ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी में एक से ज्यादा सेल है। फाइन, राइट, फाइन स्टूडेंट्स। अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने बात की नंबर ऑफ सेल्स की, कि कैसे सेल का नंबर जो है अलग अलग ऑर्गेनिज्म में वेरी कर सकता है। अब शेप ऑफ सेल, तो जो सेल होते हैं स्टूडेंट्स, उनका जो शेप होता है वो भी थोड़ा अलग अलग तरीके का हो सकता है। देखो आप, there are many types of cells in the bodies of multicellular organism। तो जैसे मैं एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हूं, क्योंकि मेरी बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं, और सारे के सारे सेल्स जो मेरे बॉडी में हैं वो एक ही शेप के हों, ये जरूरी नहीं है, वो अलग अलग शेप के हो सकते हैं, ठीक। वैसे इतने सारे लिविंग बीइंग्स हैं स्टूडेंट्स, सबकी बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं, और सारे सेल्स एक ही शेप के हों ये जरूरी नहीं होता है, अलग अलग शेप के हो सकते हैं। जैसे स्टूडेंट मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं आपको। जैसे आप देखो, हमारे बॉडी में जो मसल्स होते हैं स्टूडेंट्स, मसल्स, ठीक है, उनमें बहुत सारे सेल्स होते हैं, वो बहुत सारे सेल्स से ही वो मसल्स बने होते हैं। तो उनमें जो सेल्स होते हैं उनका शेप कुछ इस टाइप का होता है। आप देखो इलॉन्गेटेड टाइप का, जैसे ये एक सेल है तो ये इलॉन्गेटेड टाइप का शेप सेल है, इसका शेप आप देख पा रहे। फिर देखो आपको एक सेल दिखाता हूँ, इसको बोलते हैं नर्व सेल। हमारा जो ब्रेन होता है ना स्टूडेंट्स, वो उसमें ऐसे बहुत सारे सेल्स होते हैं, इनके बारे में बहुत डिटेल में आगे पढ़ेंगे, अभी घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसका शेप देखो बिल्कुल अलग है, ये भी थोड़ा लंबा सा है, लेकिन इस सेल से कितना डिफरेंट दिख रहा है स्टूडेंट्स, शेप बहुत अलग है। फिर जैसे देखो स्टूडेंट्स आप, रेड ब्लड सेल, तो हमारा जो ब्लड है, बॉडी में जो ब्लड होता है उसमें बहुत टाइप के सेल होते हैं, उसमें से एक ये सेल होता है। अब देखो ये थोड़ा डिस्क शेप आपको दिख रहा होगा स्टूडेंट्स, राइट। तो देखो ये तीन टाइप के मैंने आपको सेल बताए जो हमारे ही बॉडी में होते हैं, और कैसे उनका शेप जो है वो अलग अलग है। वैसे हमारे बॉडी में और भी बहुत टाइप के सेल्स होते हैं, और उनका शेप इन तीनों से भी अलग होता है। वैसे डिफरेंट और अगर हम लिविंग बीइंग्स, प्लांट्स और एनिमल्स की बात करें, तो उनके बॉडी में बहुत सारे और टाइप के सेल्स होते हैं जिनका शेप इन तीनों से अलग होता है। तो पॉइंट यही है कि सेल्स का जो शेप होता है वो अलग अलग टाइप का हो सकता है। आई होप यू गेट दिस पॉइंट। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब बात करेंगे साइज ऑफ सेल की। तो स्टूडेंट्स, सेल जो होते हैं उनका साइज भी अलग अलग हो सकता है। कुछ सेल बहुत छोटे होते हैं, इनफैक्ट ज्यादातर सेल्स जो है वो बहुत ही छोटे होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, कभी कभी बड़े भी हो सकते हैं, राइट। बहुत रेयर केसेस में हालांकि बड़े होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, ये वन ऑफ द स्मॉलेस्ट सेल होता है बैक्टीरिया, ठीक है, जिसका साइज होता है 0.1 to 0.5 माइक्रोन। तो स्टूडेंट्स आपको ये याद रखना पड़ेगा कि बैक्टीरिया का जो सेल होता है बहुत ही छोटा होता है, कितना 0.1 to 0.5 माइक्रोन। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दूं कि ये माइक्रोन का मतलब क्या होता है। माइक्रोन मेजरमेंट होता है, मतलब किसी चीज का साइज मेजर करने का यूनिट होता है। जैसे मैं आपको बताऊं, हमारे शरीर पे जो हेयर्स होते हैं स्टूडेंट्स, उसमें से किसी एक हेयर को आप लोगे, उसकी जो विड्थ होती है वो लगभग 10 माइक्रोन होती है, और हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि इस बैक्टीरिया का साइज 0.1 माइक्रोन टाइप का है। तो आप सोचो कि हेयर का विड्थ तो कितना कम होता है, तो इस हिसाब से इसका साइज कितना छोटा होगा। इसीलिए वो नेकेड आई से नहीं दिखाई देता है, माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही दिखाई देता है। तो स्टूडेंट, सेल कितने छोटे हो सकते हैं, दैट इज व्हाट यू कैन सी हियर। फिर स्टूडेंट्स, मैं एक और एग्जांपल दूं, तो लार्जेस्ट सेल जो होता है दुनिया में, जितने भी टाइप के सेल्स पाए जाते हैं उसमें जो लार्जेस्ट सेल है दैट इज एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच का जो एग होता है काफी बड़ा होता है, और एक एग में एक ही सेल होता है। ये पूरा का पूरा एक एग जो है वो एक सेल, और उसका साइज क्या होता है 170 mm to 130 mm, ठीक है। आप देख सकते हो ये अच्छा खासा साइज है, 170 mm, दैट इज 17 सेंटीमीटर लगभग इतना होगा, दैट इज प्रीटी गुड साइज। तो सेल का साइज वेरी कर सकता है, कुछ सेल कितने छोटे हो सकते हैं और कुछ इतने ही बड़े हो सकते हैं, और कुछ सेल्स ऑब्वियसली इन दोनों के बीच के साइज के भी हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर सेल्स जो है वो बहुत छोटे ही होते हैं। बट स्टिल देयर इज वेरिएशन इन द साइज ऑफ सेल, दैट इज व्हाट आई वांटेड टू टेल। तो स्टूडेंट्स, आपको मेरी बात समझ में आई होगी, ठीक है।
तो आई होप आपको मजा आ रहा होगा पढ़ने में, और अभी तक जो भी मैंने आपको बताया बड़ी सिंपल सी बातें हैं वो आपको डाइजेस्ट हो रहा होगा। धीरे धीरे इस चैप्टर को हम आगे बढ़ाएंगे और उसमें सीरियस बातें भी स्टार्ट होंगी। तो स्टूडेंट्स लेट्स मूव अहेड। तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि डिफरेंट टाइप के एनिमल्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के प्लांट्स होते हैं, राइट, और वो सब जो है वो सेल से बने होते हैं, राइट, सेल से बने होते हैं। तो ये जो एक कंपार्टमेंट टाइप स्ट्रक्चर है उसी को सेल बोल रहे हैं। सारे एनिमल्स इसी से बने हुए, सारे प्लांट्स इसी से बने हुए, फाइन स्टूडेंट्स, ठीक है। तो एनिमल्स की बॉडी में जो सेल्स होते हैं उनको हम ऑब्वियसली बोल सकते हैं एनिमल सेल, और प्लांट्स की बॉडी में जो सेल होते हैं उसको हम बोल सकते हैं प्लांट सेल। सिंपल सी बात है, समझ रहे हो। इनकी बॉडी में भी बहुत सारे सेल्स ही हैं, उनको बोलेंगे एनिमल सेल। इनकी बॉडी में जो सेल्स हैं बहुत सारे, उनको बोलेंगे प्लांट सेल। तो अभी तक तो हमें ये कहानी समझ में आई, ठीक है, कि सब सेल से ही बने हुए। लेकिन स्टूडेंट्स अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगर ये एनिमल का, किसी एनिमल का सेल है तो इसके अंदर का स्ट्रक्चर क्या है, सेल के अंदर क्या होता है। ये किसी प्लांट का सेल है तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर घुस के देखना चाहेंगे हम कि व्हाट इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एन एनिमल सेल और ऑफ अ प्लांट सेल। तो स्टूडेंट्स अगर मैं आपको दिखाऊं, आप डरना मत बिल्कुल भी, तो इस टाइप का होता है एनिमल सेल के अंदर। आप जाके देखोगे तो कुछ इस टाइप का पूरा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। दिस इज एनिमल सेल। अभी तक जो हम बना रहे थे सिर्फ उसका आउटर लाइनिंग बना रहे थे, एंड दिस इज अ प्लांट सेल। देखो, आप देखो उसके अंदर क्या क्या छोटी छोटी चीजें हैं, इसके अंदर भी क्या क्या छोटी चीजें हैं। ये स्टूडेंट आपको डरने की जरूरत नहीं है, आराम से एक एक करके मैं आपको इन सारी चीजों के बारे में बताऊंगा और आपको सब बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा और आपको मजा भी आएगा स्टूडेंट्स, राइट। तो यही इस चैप्टर का मेन चीज है कि हम क्या पढ़ना चाहते थे। पहला पार्ट ये था हमारा कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल के बने होते हैं, ये अभी तक आपको समझ में आ गया। लेकिन अब सेल के अंदर क्या होता है, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है, दैट इज व्हाट वी वांट टू स्टडी फ्रॉम। तो आगे बढ़ते हैं यहां से। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा प्लांट का सेल और ये है एनिमल का सेल। अब देखो यहाँ पे ये बहुत सारी चीजें हमने यहाँ पे लिखी है, क्या है ये। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि प्लांट सेल के अंदर बहुत सारी चीजें हैं और एनिमल सेल के अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं। तो जो चीजें इनके अंदर होती है उनका ही नाम है ये स्टूडेंट्स। जैसे आप ध्यान दो, दो चीजों को ग्रीन में दिखाया गया है, बाकी चीजों को येलो में दिखाया गया है। तो जो चीजें येलो में दिखाई गई हैं वो दोनों टाइप के सेल्स में होती हैं, चाहे वो प्लांट का सेल हो या एनिमल का सेल। लेकिन जो ग्रीन में बनाई गई है, ध्यान देंगे, वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में होती है। समझ रहे हो। आगे डिटेल में इनके बारे में और डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट फिर भी स्टूडेंट्स आपको ये ध्यान होना चाहिए, ये दोनों सेल वॉल, क्या होता है सेल वॉल मैं आपको बताऊंगा, और ये प्लास्टिड्स, ये दोनों सिर्फ किसमें पाए जाते हैं स्टूडेंट्स, प्लांट सेल में। लेकिन बाकी सब जैसे कि सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, ध्यान दे, न्यूक्लियस, ये सारी चीजें येलो वाली वो दोनों टाइप की सेल्स में होती है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, ठीक है। और स्टूडेंट्स मैं आपको ये बता दूं कि सेल के अंदर ये जो छोटी छोटी चीजें दिख रही हैं जिनका नाम भी यहाँ पे लिखा हुआ है, इनको बोलते हैं सेल ऑर्गेनल्स। क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनल्स, चाहे वो प्लांट सेल के अंदर हो या एनिमल सेल के अंदर, सेल ऑर्गेनल्स, राइट। तो एक एक करके हमारा काम है कि इन सारे सेल ऑर्गेनल्स के बारे में हम स्टडी करें। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम स्टडी करेंगे सेल वॉल के बारे में, जो कि सिर्फ और सिर्फ किस में होता है स्टूडेंट्स, प्लांट में, एनिमल में होता ही नहीं है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखो, ये जो प्लांट का सेल है उसकी जो सबसे आउटर लाइनिंग आपको दिखाई दे रही है, ये ग्रीन में सिर्फ आउटर लेयर जो दिखाई दे रही है उसी को क्या बोलते हैं, सेल वॉल। जैसे हमारे घर की एक बाउंड्री होती है ना स्टूडेंट्स, उसी तरीके से आप इस सेल की बाउंड्री मान सकते हो इसको। और ऐसी कोई बाउंड्री इसमें नहीं होती है। हालांकि आपको यहाँ पर भी एक बाउंड्री जैसी चीज दिखाई दे रही होगी, लेकिन वो एक्चुअली सेल मेम्ब्रेन है, जिसके बारे में मैं थोड़ी बाद आपको बताऊंगा, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो इसमें भी होता है। जैसे आपको एक येलो लाइनिंग भी दिखाई दे रही होगी, वो एक्चुअली सेल मेम्ब्रेन है, थोड़ी देर बाद देखेंगे उसको, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक आउटर बाउंड्री है, लेकिन इस सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी एक और बाउंड्री है जिसको क्या बोल रहे हैं, सेल वॉल। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। तो होता क्या है स्टूडेंट्स कि आप ये सोच रहे होंगे कि ये सेल वॉल जो है सिर्फ प्लांट्स में ही क्यों है, एनिमल्स में क्यों नहीं है। तो देखो होता क्या है कि प्लांट्स को ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है। क्यों, देखो प्लांट्स जो होते हैं वो खुले में होते हैं कहीं पर भी, और वो मूव नहीं कर सकते। एनिमल्स भी खुले में रहते हैं, लेकिन मान लो वेदर खराब है, बहुत गर्मी है, बहुत ठंडी है, बहुत बारिश हो रही है, तो एनिमल्स जो है वो मूव करके किसी सेफ जगह पे जा सकते हैं, ठीक है। कोई डेंजर है तो वो सेफ जगह पे चल के जा सकते हैं। प्लांट्स तो चल ही नहीं सकते, तो वो जहां पर हैं उनको वही वेदर, वही सिचुएशन टॉलरेट करनी है। अगर बहुत बारिश हो रही है तो भी प्लांट्स को वही रहना है, एनिमल्स तो भाग जाएंगे, किसी गुफा में घुस जाएंगे, ठीक है। बहुत गर्मी पड़ रही है तो भी एनिमल्स जाके किसी गुफा में घुस जाएंगे, किसी पेड़ के नीचे चले जाएंगे, लेकिन ट्रीज और प्लांट्स वो तो कहीं नहीं जा सकते।
तो पॉइंट ये है कि प्लांट्स को बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है, इसलिए उनके सेल के बाहर एक एडिशनल लेयर होती है प्रोटेक्शन के लिए, और वही लेयर है सेल वॉल। और एनिमल्स को उतनी ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, इसलिए उनके प्रोटेक्शन के लिए सिर्फ सेल मेम्ब्रेन ही होता है, लेकिन यहाँ पर एक एडिशनल लेयर है सेल वॉल। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। स्टूडेंट देखो, यही हमने यहाँ पे लिखा है, प्लांट सेल्स नीड प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेरिएशंस इन टेम्परेचर, हाई विंड स्पीड, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर एक्सेट्रा। They are exposed to these variations because they cannot move. इसलिए they need more protection. That's why they have one more outer covering or outer layer, that is cell wall. अंदर की लेयर एक और है, जैसे मैंने आपको बताया येलो वाली, that is cell membrane, जो कि इसमें भी होती है। इसके बारे में और डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी काम है हमारा सेल वॉल को और डीपली जानने का, तो लेट्स डू दैट। तो सेल वॉल के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे स्टूडेंट्स, कि कैसा स्ट्रक्चर होता है उसका। So it is thick and rigid envelope. तो थिक होता है और रिजिड होता है, काफी टफ टाइप का होता है। प्लीज ध्यान देंगे, याद रखना, आपको ये सब पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में। तो इट इज थिक एंड रिजिड इनवेलप, और इनवेलप की तरह होता है, मतलब पूरे सेल को उसने इनकैप्सुलेट कर रखा है, सराउंड कर रखा है एज एन इनवेलप, राइट। द सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज। तो सेल वॉल किस चीज का बना होता है, तो एक कंपाउंड होता है स्टूडेंट सेल्यूलोज। शायद इसके बारे में आपने कहीं पढ़ा भी हो, नहीं पढ़ा तो कोई खास बात नहीं है, अभी हम पढ़ रहे हैं ना। तो सेल्यूलोज का बना होता है, जिससे कंपाउंड, एक बायोलॉजिकल कंपाउंड होता है जिससे ये सेल वॉल बना होता है। यू मस्ट रिमेंबर दिस, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। इट इज थिक एंड रिजिड एंड एक्ट्स लाइक अ एनवेलप फॉर द प्लांट सेल। फाइन स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपको सेल के स्ट्रक्चर के बारे में ये दोनों पॉइंट्स याद रखने हैं। अब बात करते हैं और भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की सेल वॉल की। प्रेजेंट इन प्लांट सेल, जैसे कि हमने बात की, और एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता है। इट इज नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। अच्छा, अब इसको थोड़ा समझेंगे, हालांकि याद रखना है कि इट इज नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द सेल, लेकिन मतलब क्या है, इसको क्यों नॉन लिविंग पार्ट बोल रहा है। तो स्टूडेंट देखो, सेल के अंदर जो बाकी चीजें जो आपको दिखाई दे रही है, ये रेड में, ये सब लिविंग पार्ट्स होते हैं सेल के। आगे मैं आपको बताऊंगा, ये सब लिविंग पार्ट्स होते हैं, लेकिन ये जो सेल वॉल है इसको नॉन लिविंग पार्ट बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे हमारी बॉडी भी जो है ना स्टूडेंट्स, वो ज्यादातर लिविंग है। देखो, हम चल सकते हैं, बात कर सकते हैं, हम लिविंग है, लेकिन हमारे बॉडी में जैसे नेल्स होते हैं ना स्टूडेंट्स, वो नॉन लिविंग है। हमारे जो हेयर्स है वो भी नॉन लिविंग होते हैं। तो स्टूडेंट्स, होता क्या है कि सेल्स में केमिकल रिएक्शंस चलते रहते हैं, हमारे बॉडी में भी केमिकल रिएक्शंस चलते रहते हैं। तो बेसिकली हमारी बॉडी में सेल्स ही तो हैं, तो अगर सेल में केमिकल रिएक्शन चल रहा है, इसका मतलब हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शन चल रहा है, राइट। बट एनीवे, चलो यहाँ पे स्टिक करते हैं। तो सेल में केमिकल रिएक्शंस चल रहे होते हैं, तो जिस पार्ट में केमिकल रिएक्शंस कुछ ना कुछ चल रहे होते हैं उनको लिविंग पार्ट्स बोलते हैं, और जिन पार्ट्स में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं चल रहा होता है उसको नॉन लिविंग पार्ट बोलते हैं। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि ये वाला स्ट्रक्चर लिविंग पार्ट है सेल, मतलब इसमें कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शंस चल रहे होंगे, कुछ ना कुछ कंपाउंड्स होंगे, उनका फॉर्म चेंज कर रहा होगा, जैसे कि केमिकल रिएक्शन में होता है, इसलिए इसको लिविंग पार्ट बोल रहे हैं। ये जो पर्पल सा आपको दिखाई दे रहा है, ये ग्रीन सा, ये सबको भी लिविंग पार्ट बोल रहे हैं, क्योंकि इनमें कोई केमिकल रिएक्शन चल रहा होगा। लेकिन सेल वॉल को नॉन लिविंग बोल रहे हैं, मतलब वहां पे कोई केमिकल रिएक्शन नहीं चल रहा है, इसलिए इसको नॉन लिविंग बोल रहे हैं। तो नेल्स जो होते हैं हमारे बॉडी में, उनको नॉन लिविंग पार्ट क्यों बोलते हैं हमारे बॉडी का, उसी तरीके से वहां पे कोई केमिकल रिएक्शन नहीं चल रहा होता है। लेकिन मेरा ये जो स्किन है, ठीक है, उसको लिविंग पार्ट बोलते हैं, क्योंकि वहां पे कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन चल रहा है स्टूडेंट्स। मेरा जो ब्रेन है यहाँ पे, वो लिविंग पार्ट कहलाता है, क्योंकि वहां पे बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस चल रहे हैं। समझ में आ रही है मेरी बात। हेयर्स को नॉन लिविंग पार्ट बोल रहे हैं, क्योंकि हेयर्स के अंदर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं चल रहा। So I hope you understand कि why cell wall is called non-living part of the cell. Fine. It is freely permeable. इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स? Freely permeable. इस टर्म को आप देखेंगे और याद रखेंगे, it is freely permeable. तो इसका मतलब ये होता है स्टूडेंट्स, it allows entry and exit of all the substances. तो कहने का मतलब है स्टूडेंट्स कि जो सेल वॉल है, इसके थ्रू कोई भी सब्सटेंस सेल के अंदर घुस सकता है, जैसे कि आप देख सकते हो, या सेल से बाहर भी जा सकता है। तो फ्रीली परमीबल का मतलब होता है कि उसके थ्रू कोई भी चीज अंदर आ सकती है, कोई भी चीज बाहर जा सकती है। तो सेल वॉल इज फ्रीली परमीबल। तो स्टूडेंट्स, ऐसा क्यों होता होगा मैं आपको बता दूं कि जैसा कि हम आगे देखेंगे कि ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि बहुत सारी चीजें जो सेल के बाहर हैं वो अंदर जाएं, और कई बार ऐसी रिक्वायरमेंट भी होती है कि बहुत सारी चीजें जो सेल के अंदर हैं छोटी छोटी, वो सेल के बाहर आए। तो अगर सेल वॉल
फ्रीली परमिएबल नहीं होगा तो वो चीजें अंदर बाहर नहीं हो पाएंगी, इसलिए सेल वॉल जो है वो फ्रीली परमिएबल होता है। आई होप यू गेट दिस। ठीक, तो सेल वॉल के स्ट्रक्चर और कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड कई सारी बातें हमने देखी। ठीक, उससे आपको याद होनी चाहिए। यहाँ पे हमने क्या देखा कि वो सिर्फ प्लांट में होता है, इट इज नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द सेल, इट इज फ्रीली परमिएबल। प्लीज लर्न दिस। ठीक, अब बात करेंगे सेल वॉल का फंक्शन, वो काम क्या करता है। तो वो तो स्टूडेंट्स अभी तक आपको समझ में आ ही गया है, बट एनीवेज इट डिटरमाइंस द शेप ऑफ द सेल। तो जैसे मैंने आपको बताया था ना कि ये इन्वेलप की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो सेल का जो शेप है वो इससे डिसाइड हो रहा है। ठीक है, ये रिजिड होता है, बड़ा रिजिड टाइप का होता है, राइट। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, पूरे सेल का शेप डिसाइड कर रहा है। जो इसका शेप होगा उसी के अंदर पूरा का पूरा सेल होगा बेसिकली। ठीक, इट प्रोटेक्ट्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द सेल। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये सेल को प्रोटेक्ट करता है। प्लांट्स को मैंने बताया था ना एडिशनल प्रोटेक्शन चाहिए होता है, तो इट प्रोटेक्ट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल। पूरे सेल को प्रोटेक्ट करता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी प्रोटेक्ट करता है। स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था ना कि अंदर ये जो येलो वाली जो लेयर है वो सेल मेम्ब्रेन है। उसी सेल मेम्ब्रेन का नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होता है। ध्यान देंगे, आगे फिर से बताऊंगा। उसी सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही बोलते हैं। तो इसको प्लाज्मा काट के यहाँ पे सेल भी लिख सकते थे। सो इट प्रोटेक्ट्स द सेल मेम्ब्रेन एंड द सेल, या ऐसे बोलो कि इट प्रोटेक्ट्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द सेल, इट्स द सेम थिंग। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो कहने की बात ये है कि इसके अंदर जो भी चीजें हैं सेल की, सेल मेम्ब्रेन हो या बाकी सारी चीजें, उसको ये प्रोटेक्ट करता है, जिसके हम पहले भी देख चुके हैं। फाइन। इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है।